नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। और छत्तीसगढ़ के इस महामुकाबले में क्या कुछ होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात सजाने लगी हैं। लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद भी कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की। इसी बीच छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी कड़ी में दिल्ली में कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया। बताया जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सूची को लेकर मंथन किया गया है। 90 में से 65 विधानसभा सीटों पर एक एक नाम तय किए गए। 25 सीटों पर पैनल में 2 या 3 नाम पर अभी निर्णय होना बाकी है। इसके अलावा मौजूदा 17 विधायकों के खराब परफॉर्मेंस के कारण पार्टी टिकट काट सकती है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रत्याशियों की सूची को लेकर कहा है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद वो सूची जारी करेंगे। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं। और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज गए। 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के रुकना चाहिए। प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज गए। 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के रुकना चाहिए। प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज गए। 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के रुकना चाहिए। प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम। और ये देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं क्योंकि मतदान होने वाले हैं नवंबर में। 7 नवंबर को और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। 20 सीटों पर ये चुनाव होगा। दूसरे चरण में 70 सीटों पर चुनाव होंगे। मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। कुल सीट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 90 सीट है विधानसभा में, जिसके लिए ये पूरी लड़ाई है। 2 चरणों में मतदान होगा। हमारे साथ आज इस पर बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़ गए हैं। एक बार उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ के अनिल पुसदकर जी हैं, जो कि स्टेट हेड हैं। और साथ ही हमारे साथ 2 और मेहमान भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी अनिल पुसदकर जी से। अनिल जी, सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है कि पितृपक्ष चल रहा है, इस पक्ष में हम लिस्ट जारी नहीं करते। पितृपक्ष चल रहा है, ये बहाना है, पितृपक्ष के बाद सूची जारी करेंगे। या पार्टी में भी फिलहाल मतभेद है सीटों को लेकर के, उसके बंटवारे को लेकर के, आकलन को लेकर के, क्या हम इस सीट पर फला व्यक्ति को दें या नहीं दें, क्या वो इस सीट को निकाल पाएगा। मुझे लगता है अभी भी संशय का विषय सूची बनाने में बरकरार है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो समझ लीजिए ये फेस सेविंग है। पितृपक्ष से तो भाजपा ने सूची जारी की है। हाँ। चुनाव आयोग ने भी पितृपक्ष में ही तारीख को घोषणा की है। अगर ऐसा होता तो फिर चुनाव आयोग भी नहीं करता पितृपक्ष में चुनाव। तो ये सब बोलने की बात है। और दूसरा, पितृपक्ष में अगर आप इसको मानते ही इतना, तो पितृपक्ष में जो पितर ऊपर से नीचे आएंगे, हमारे घर परिवार में आएंगे, उसको टिकट हमको मिलेगी तो वो खुश होंगे, या टिकट लटकी है तो उसमें खुश होंगे। तो ये अजीब सी बात है। खैर, वो दूसरा विषय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर पितृपक्ष जैसी कमजोर दलील देते हैं, तो आप कहीं न कहीं से आप इस बात तो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आज टिकट जारी या टिकटों की सूची जारी करने की स्थिति में नहीं है। आप इसके पहले भी टी.एस. सिंहदेव जो है उप मुख्यमंत्री, भी कह चुके कि पितृपक्ष के कारण हम नहीं जारी। अब पितृपक्ष के कारण अगर टिकट की सूची आप नहीं जारी कर सकते, तो फिर आज आप उस पर निर्णय क्यों ले रहे हैं? आज आप दिल्ली में बैठक में क्यों शामिल हो रहे हैं? आपकी चुनाव निर्वाचन समिति की बैठक क्यों हो रही है? वो भी तो पितर में ही हो रही है। पितर में इतनी सारी बैठकें हुई, पितर में इतने सारे जो आयोजन हुए, पितर में भरोसे का सम्मेलन हुआ, पितर में रैलियां हुई। यही सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी बहाना तो नहीं कर रही?
अंदरूनी कला को छिपाने के लिए शायद पितृपक्ष का नाम सामने लाना बहुत आसान होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी हैं, क्या कहेंगी आप? डॉक्टर किरण बघेल। सहमत हूँ कि पितृपक्ष तो एक बहाना है, एक्चुअली तो इन्हें अपना कला को छुपाना है। आप देख सकते हैं कि कुछ महीने पहले 2.5 साल वाला फॉर्मूला चल रहा था, जहाँ दिल्ली में नारे लग रहे थे कि छत्तीसगढ़ अड़ा है, भूपेश के संग खड़ा है, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। इनकी गुटबाजी चरम सीमा पर थी। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से इनके मोहन मरकाम जी की इनको हटाया जाता है और दीपक बैज जी की नियुक्ति होती है। फिर टी.एस. सिंहदेव जी की उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति होती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी अपने अंतर कला को फेस नहीं कर पा रही है, और जो टिकट प्रत्याशियों की जो घोषणा होनी थी और आपसी खींचातानी है, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव जी के और भूपेश बघेल जी के बीच हो या भूपेश बघेल जी और बैज जी के बीच हो, कहीं ना कहीं जब मुझे लगता है आपसी सामंजस्य बनाने में, स्थापित करने में ये अभी कांग्रेस की सरकार अभी असफल रही है। यही कारण है देरी का। और दूसरा, कुछ दिन पहले इनके ही मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया था कि 40 से 45 विधायकों की रिपोर्ट ठीक नहीं है, उनकी टिकट कट सकती है। कुछ विधायकों ने इस बात का अपोज किया, फिर उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं, इनकी टिकट नहीं कटेगी। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस इज नॉट वेल इन द छत्तीसगढ़ कांग्रेस। और ये जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है डॉक्टर किरण बघेल। अंशुल मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस के अंशुल जी कह रही हैं ऑल इज नॉट गुड इन छत्तीसगढ़, स्पेशली इन कांग्रेस पार्टी। मैं बड़ी धैर्यपूर्वक सुन रहा था, तो मैं जब आप सुन रहा था तो बैठे बैठे कैंडी क्रश खेल रहा था। और मुझे तो पितृपक्ष का ये जाल नहीं, ये पितृपक्ष का ये जो पितृपक्ष है ये बहाना लग रहा है। ये पता चल रहा है कि आप पार्टी और भूपेश बघेल बहाना बना रहे हैं। पितृपक्ष मैं आपके इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास करता हूँ अपने वक्तव्य द्वारा। मोहतरमा, जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तक पढ़ते हैं ना, वो लोकतांत्रिक उन्मूल्यों को नहीं। जो लोकतांत्रिक उन्मूल्य होता है, जो कैंडिडेट डिसाइडिंग होता है, जो अलग अलग बैठकों के द्वारा निचोड़ कर जो कैंडिडेट आता है, मैं यह समझता हूं जनता जनार्दन की सेवा वो उम्दा तरीके से करते आ रहा है। ये हमारी कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही और परंपरागत नीतियों के अनुसार हम काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पितरपक्ष जो चल रहे हैं, तो पितरपक्ष में ही ये हो रहा है, पितरपक्ष में ही वो हो रहा है, पितरपक्ष में ही यही हो रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है। और थोड़ा सा शास्त्रोक्त ज्ञान में आपको बता देना चाहता हूँ मान्यवर, कि पितर पक्ष जब यह होता है तो पितर हमारे जब नीचे आते हैं तो वो भोग करने आते हैं, ना कि ये देखने आते हैं कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और इसका सूची से क्या लेना देना है बताइए आप हमको, इतना बता रहे हैं जी, हमको क्या करना है? हम अगर आपको वोट दे रहे हैं, अगर हम एक हम आम जनता है सर, छोड़ दीजिए हम जर्नलिस्ट हैं, हम आप ही के यहाँ के आम जनता हैं छत्तीसगढ़ के, और हम मुझे वोट देना है, और अभी तक मान लीजिए मुझे कांग्रेस पार्टी पे भरोसा, ये एजम्पशन है, तो मैं अपने एरिया में भी देख रही हूँ कि भाई बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, अभी तक आप लोगों ने नहीं की है। क्या पता क्या सोच मंथन अभी तक नहीं आया, ऐसा कोई सदमा ही दे दें जिससे मेरा मन बदल जाए, मैं कांग्रेस पार्टी को वोट ना दूं। अब इसमें आप कहेंगे कि पितृपक्ष चल रहा है इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, तो बहाना ही और क्या है? आपके मन बदलने की हमें आवश्यकता नहीं। अगर आप 2 मिनट के लिए अजम्पशन कर लें कि आप आम जनता है और छत्तीसगढ़ की आम जनता है, तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे आपके श्रीमुख पर वैसे मन से ही लोग वोट करते हैं, मैं आपको बता दूं। अरे थोड़ा सा आप सुनेंगी तो आपको जवाब दूंगा ना मैं, आप धैर्यपूर्वक शास्त्र वेद समझाने लग जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर आम जनता है, 2 सेकंड के लिए आप अजम्पशन कर लें, तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल ने जो काम किया है, उम्मीदवार किसी को भी डाल दीजिए, आएगा तो भूपेश बघेल की सरकार ही। अगर आप आम जनता है, मैं तो आपको साधुवाद करना चाहता हूँ। आपने तो मोदी जी के फैन फॉलोवर छत्तीसगढ़ में बहुत है, तब तो बोलेंगे कुछ भी हो जाए मोदी जी रहने चाहिए, हम वोट दे देंगे। तब बहुत गजब की बात कही आपने। मोदी जी के फैन फॉलोवर ऐसे होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं। अमित शाह जी जब यहाँ पर बैठक करने आते हैं तो उनका सभागार पूरा नहीं हो पाता मोहतरमा, आपने भी उसको व्हाइट में क्लियर किया होगा। और जब मोदी जी यहाँ पर सभा करने आते हैं तो उसी के विरोध में पूरा बस्तर के आदिवासी लोग खड़े हो जाते हैं, उनके विरोध में वो बस्तर बंद का आह्वान कर लेते हैं। तो ऐसी
मोदी जी की है, तो मैं तो मोदी जी को साधुवाद करना चाहता हूँ। ऐसे फैन आप अपने बढ़ाते जाइए। नहीं, आदिवासी अगर मोदी जी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में गए हैं या वहां के आसपास के सटे हुए राज्यों उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में गए, तो सबसे ज्यादा उनकी रैलियां आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हुई है। अनिल पुसतकर जी, क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ने के आप अपडेटेड नहीं है, आप अपडेटेड नहीं है मिश्रा जी। अनिल पुसतकर जी, अनिल पुसतकर जी, अनिल पुसतकर जी, आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं सर, प्लीज गिव मी अ फैक्ट्स ओनली, प्लीज। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स ओनली। मैं नेशनल टीवी पे अनिल बैठा हूं, पुसतकर मुझे भी जी, पता है बहुत अच्छे से, और मैं कई बार नेशनल टीवी पे, कई सारे नेशनल टीवी पर बैठता हूँ। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, लेकिन भूपेश बघेल तो कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़े चेहरे हैं। और भूपेश बघेल खुद का उनका दावा है कि मैं पहले दिन से, और इसमें कोई शक नहीं कि पहले दिन से ही वो चुनाव जीतने के बाद, पिछला चुनाव जीतने के बाद वो इलेक्शन मोड में ही थे। उन्होंने पूरे 5 साल काम किया। जब आप पूरे 5 साल काम करते हैं, आपके पास 71 विधायक, 68 विधायक आए थे, बाद में 3 उपचुनाव आपने जीते। आपने तमाम जितने उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय के हो चाहे ग्रामीण पंचायत के हो, तो आप सारे उपचुनाव जीत रहे हैं। आपके पास थम्पिंग मेजॉरिटी है, 71, 90 में से 71 विधायक आपके पास है। तो फिर आपके पास ऐसी क्या परेशानी है कि आप टिकट का जो बात कर रहे हैं? आपको तो टिकट डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी। इसके पहले भी कहा गया था कि 6 सितंबर तक हमारी सूची आ जाएगी पूरी, तो 6 सितंबर चला गया, 6 अक्टूबर चला गया। अब अभी कुछ दिन पहले जो है टीएस सिंहदेव ने कहा कि सारे नामों पर सहमति हो गई। तो शैलजा ने भी, जो है यहाँ की प्रभारी है कुमारी शैलजा, उन्होंने भी कहा कि हाँ हमारे सभी नाम पे सहमति हो गई। तो आखिर आज आप जब सब सहमति हो चुकी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और यहाँ पर सारी बैठकें, इसमें कोई शक नहीं कि सारी बैठकें हुई है। तो जब सारी बैठकें हो चुकी है, जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, सहमति बन चुकी है, सिंगल नाम है पैनल में, तो फिर ये पिछड़ा पक्ष कहाँ से आ गया? तो सूची जारी हो जाती। टाइम फैक्टर भी तो कोई चीज होता है इलेक्शन में। आप इलेक्शन नहीं, और साथ में जब ये कहा जाता है कि मोदी जी जब आते हैं तो जो आदिवासी बहुल के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, वो उनका विरोध करते हैं, मुझे लगता है ये फैक्ट गलत है। नहीं, देखिए, आदिवासी जो है वो विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, इस पे कभी ये कोई गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है कि पिछले चुनाव में पूरी की पूरी आदिवासी जो बस्तर की सीट हो चाहे सरगुजा की सीट हो, वो कांग्रेस के फेवर में गई। लेकिन इससे पहले जो 3 चुनाव हुए, किरण बघेल जी, प्रीति जी, अभी अंशुल जी को मैं सुन रही थी, तो वो अंशुल जी को मैं क्लियर कर दूं, वो आदिवासियों ने विरोध नहीं किया था, बल्कि आपकी कांग्रेस की सरकार जो आदिवासी विरोधी है, उन्होंने आह्वान किया था बस्तर बंद का। इसके ठीक विपरीत कांग्रेस के नेताओं के गाल पे एक तमाचा पड़ता है और रिकॉर्ड भीड़ आती है बस्तर की। मोदी जी के जनसभा में रिकॉर्ड भीड़ आती है, वो भी आदिवासियों की, और आदिवासी जनता को लाखों करोड़ों की सौगात देके जाता है। ये दूसरा तमाचा रहता है कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो आप देख सकते हैं आने वाला जो निर्णय रहेगा बस्तर सीट से चाहे सरगुजा ट्राइबल सीट से, वो तीसरा तमाचा रहेगा कांग्रेस की सरकार के लिए। भाजपा की सरकार बहुत आश्वस्त है अपनी सरकार को आने वाले समय में अपनी सरकार बनाने को लेकर, और आपका जो आदिवासी विरोध चेहरा है, हाँ, वो इस बार के मोदी जी के प्रवास में बिल्कुल साफ दिखाई दे गया। जब वो नगरनार स्टील प्लांट के इनॉग्रेशन के लिए आते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए आते हैं आदिवासियों के, तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में से कोई मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई भी मंत्री वहाँ उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होता है। ये दिखाता है कि कांग्रेस कितनी विरोधाभास है अपने क्रियाकलापों को लेकर आदिवासियों की, किस आदिवासियों की अच्छाई। अच्छा, इस बार मैडम इस बार बीजेपी क्योंकि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है छत्तीसगढ़ में, ये सच है, आप लोग किस मुद्दे को टच करेंगे कि वहां की जनता आपको वोट दे? मुद्दे की बात मुद्दे ही मुद्दे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता को किस भ्रष्टाचार और किरण, पिछली बार तो बस्तर में डब्बा गोल हो गया था भाजपा का। पिछली बार भाजपा का बस्तर में डब्बा गोल हो चुका था।
अब इस बार आप ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए, बस्तर की जनता ने 15 साल भाजपा की विकास की गंगा को भी देखा है और 4 साल की इनकी धर्मांतरण और भ्रष्टाचार की सरकार को भी देखा है, किस प्रकार आदिवासियों को छला गया है। चाहे आप तेंदुपत्ता संग्रहण करने वालों को देखिए, हमारी जो बोनस की योजनाएं थी, चरण पादुका देने वाली योजनाएं थी, सारी इन्होंने बंद कर दी है। बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है, टारगेट की किलिंग की जा रही है। वहां के आईजीडीआईजी स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं इस मामले का संज्ञान लेने पे। और जितनी विकास की गंगा बही थी, चाहे वो चमचमाती रोड के सड़कों का जाल हो, मोबाइल टावर्स का निर्माण हो, कितनी मेरे ख्याल से हजारों के तादाद में हम लोग स्कूल खोला है, आईटी हो, मेडिकल हो, बस्तर विश्वविद्यालय के निर्माण हो, बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज की बात हो, तो अगर विकास की गंगा किसी ने बहाई है तो भाजपा की सरकार ने। अब बस्तर की जनता के भली भांति वो निर्णय ले सकती है तुलनात्मक अध्ययन करके कि 15 साल में क्या हुआ और 4 साल में इनकी भ्रष्टाचार और जो कर्जे की सरकार है आपने जो बातें कही हैं उस पर एक बार रिएक्शन हम कांग्रेस पार्टी से जरूर लेंगे। अंशुल मिश्रा जी बोलिए। सबसे पहले नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता ने कितना बड़ा झूठ बोल दिया तो उसको उजागर करने की आवश्यकता है। झूठ बोलने की आदत आपकी है अंशुल जी, कांग्रेस सरकार की झूठ बोलने की आदत है। किरण जी, मैं इस प्रकार नहीं देता हूँ, मेरे कुछ नियम है उस पर मैं गैरपूर्वक जनता जनार्दन तक पहुंचे, बात आपका झूठ नहीं पहुंचे। आपने सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि सर्व आदिवासी समाज ने इस विरोध का ऐलान किया था और उसमें कांग्रेस ने समर्थन किया था। थोड़ा सा आपने फैक्ट चेक करिए, फिर आप न्यूज चैनल पर बैठकर झूठ बोलना बंद कर देंगे। और आपने कहा समाचार तो पढ़ा है, समाचार शायद कांग्रेस को नहीं बीजेपी को पढ़ा है। आपने जो चहुमुखी विकास की बात कही है, सच्चाई तो ये थी कि महिलाओं को आंख फोड़ो कांड हो जाता था मोहतरमा, और देश का हुक्मरान, छत्तीसगढ़ का हुक्मरान सोया हुआ करता था। ये का हमारे आदिवासी भाइयों की हालत हो चुकी थी। कौंदू, कुटकू, रागी जैसी चीजों का नाम आप जैसे बीजेपी के नेता नहीं जानते थे, जो आज एमएसपी पे बिक रहे हैं। आपने जो अभी तेंदुपत्ता संग्रहण की बात कही है, पूरे देश में भूतो न भविष्य थी, 5,000 रुपए से ऊपर एक बोरा की कीमत हो चुकी है मोहतरमा। थोड़ा सा स्पष्ट और कर दूं, सीधे साधे आदिवासी भाइयों की जमीन को आपने अपने कॉर्पोरेटर मित्रों को देने का कोशिश किया था और काम कर दिया था, एमओयू जारी कर दिया था। उन लोगों की जमीन को वापस कराने का काम हमने किया है। और आपने अभी चरण पादुका की बात कही ना, अब चरण पादुका जैसी योजनाओं को लेकर आप आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम करेंगी नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर। आप आदिवासी भाइयों को हमने ये सक्षम बताया है कि वो चरण पादुका खरीद भी सकते हैं और आप जैसे बीजेपी नेताओं को दे भी सकते हैं। तो बीजेपी थोड़ा स्पष्ट कर लें, आदिवासी समाज जो है हमसे अछूता नहीं है, मुख्य धारा में काम कर रहा है। आपने उनको अछूता समझा था, तभी चरण पादुका योजनाएं जैसी चीजों को आपने लाया था, जो कि आज भी बनते हुए विश्व गुरु में इतनी निम्न और नीच बात होती है कि आदिवासी समाज के अच्छा, कितने परसेंट आपके यहाँ के आदिवासी मुख्य धारा में हैं? कितने परसेंट आदिवासी आपके यहाँ के मुख्य धारा में जुड़कर काम कर रहे हैं? कितने परसेंट आदिवासी? देखिए प्रीति जी, हर व्यवस्था में एक बेहतर की गुंजाइश होती है। हमें जब छत्तीसगढ़ प्राप्त हुआ था सन 2018 में, 40 लाख परिवार ऐसे हुआ करते थे जिसमें से 12 लाख परिवार जो थे वो आदिवासी समाज से आते थे, जो 2 वक्त का खाना नहीं भर पाते थे। आज सिर्फ और सिर्फ हम 1.5% पर। आपने कहा हमने मुख्य धारा में जोड़ा, ठीक है, आपने योजनाएं की, ठीक है। देखिए, सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आप सत्ता में हैं, अब सत्ता में है, वापस सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने कई आदिवासी ऐसे हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्रों को, वहां के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा। कितने परसेंट लोग हैं ऐसे आदिवासी जिनको आप लोगों ने मुख्य धारा में जोड़ा है, जिनके जीवन में सुधार हुआ है, जो नक्सली थे निकलकर अभी सभ्य नागरिक हैं? छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट लोग हैं? ये तो मैं नहीं बोलूंगा, ये मैं एनसीआरबी के डाटा के अनुसार आपको बताऊंगा। एनसीआरबी का डाटा मेरे हिंदुस्तान का जो केंद्र शासन के अधीन रहता है, समझ गई मैं, वह यह कहता है। नहीं, आप समझी नहीं, आप कुछ और समझी, मैं आप समझाऊंगा आपको तब समझेंगी। मैं कुछ और समझी, उसमें भी आपका कंट्रोल है जी? कुछ नहीं, अनिल पुसदकर जी बोलिए। नहीं, मेरे दम है। एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि नक्सलाइट हमले में 72% की कमाई आई है और 112% लोग जिनको नक्सलाइट बना के इन्होंने अंदर कर दिया था वो बाहर निकल कर आए हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और वो अच्छा जीवन। लेकिन अभी भी नक्सली बन रहे हैं अंशुल जी, अभी भी नक्सली बन रहे हैं। बहुत
बहुत नहीं बन महत्वपूर्ण, रहा है मोहतरमा, 2 जिलों तक हम पहुंच पाए। आप अपने बहुत 2 जिलों बहुत तक हम गंभीर पहुंच विषय गए। है नक्सलवाद, बहुत बहुत गंभीर ही विषय है। गंभीर विषय है, आंतरिक मुद्दा है देश का, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है देश का। और लगातार छत्तीसगढ़ जैसे कई ऐसे राज्य हैं, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, या फिर साउथ इंडिया के कई ऐसे स्टेट हों जो कि रेड कॉरिडोर के नाम से पश्चिम बंगाल हो जाने जाते रहे हैं। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने बहुत कुछ किया है। अगर आप नक्सल के मुद्दों पर इस बार छत्तीसगढ़ की राजनीति को या वहां के मुद्दों को खींचना चाहते हैं तो आपको कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब देना पड़ेगा। क्या पूछते हैं अनिल जी? देखिए, नक्सलवाद जो है वो बहुत गंभीर विषय है और उस पर जो कांग्रेस की भी पॉलिसी रही हो या भाजपा की पॉलिसी रही हो तो वो कोई खराब नहीं रही। देखिए, इस बार इसमें कोई शक नहीं है कि नक्सल घटनाओं में इस बार कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत नक्सलवाद को कॉर्नर कर दिया गया। नक्सलवाद जो पूरे बस्तर में था, उसके अलावा राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में भी मानपुर, मोहला चौकी, अम्बागढ़ चौकी होते हुए पहले बालाघाट और मंडला तक था। तो मंडला और बालाघाट जा चुका है। सरगुजा हमारा जो है बस्तर नक्सलवाद से प्रभावित था। जो झारखंड से लगा हुआ और बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है वो भी नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। तोपचाची भी है सरगुजा के अलावा, तोपचाची भी है जो बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित पूरा का पूरा क्षेत्र है जो कि झारखंड में आता है। वहां से लोग मतलब निकलना भी वहां दुभर है। हाँ, लेकिन सरगुजा मुक्त हो चुका है। सरगुजा मुक्त हो चुका है। बस्तर में भी नक्सलवाद को कॉर्नर कर दिया गया है। समर्पण की सब पॉलिसी है, नौकरी देने की पॉलिसी है। पॉलिसियों में देखिए, नक्सलवाद जो है अब पहले जैसा गंभीर तो नहीं रहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नक्सलवाद है और नक्सलवादियों का अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव है और वो उनकी वहां समानांतर सत्ता चलती है, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया या उससे पहले भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है जिस हिसाब से भूपेश बघेल की सरकार ने भी काम किया तो नक्सलवाद को कंट्रोल में दिख रहा है। अब वो रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे हैं या वो उनका मामला है, लेकिन नक्सलवाद जो है वो चुनावी मुद्दा छत्तीसगढ़ में बनता दिख नहीं रहा है। नक्सलवाद की जगह जो है बस्तर में धर्मांतरण एक नया इशू आ गया है, जो बस्तर में कभी धर्मांतरण नहीं होता था, कोई विषय नहीं था। धर्मांतरण सरगुजा में होता था जहाँ उड़ाव जाती थी। यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में जो है 2 हिस्से हैं छत्तीसगढ़ के, एक उत्तर हिस्सा है जो वनांचल है सरगुजा संभाग और एक दक्षिण का है जो बस्तर संभाग है। तो बस्तर संभाग में आज धर्मांतरण कोई बहुत गंभीर समस्या कभी नहीं रही, लेकिन वो अब बढ़ रही है। तो नक्सलवाद के साथ साथ जो है वो ये जो धर्मांतरण का जो मुद्दा है ये बड़ा हावी होता जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनावी अभी जो दौर है उसमें अभी तक कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी नहीं की, कांग्रेस की सरकार है, कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी इस तरह से देरी और मंथन कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है। उस पर हमने चर्चा करने की कोशिश की, बातचीत की। फिलहाल थोड़े से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलिए स्पेशल प्रोग्राम छत्तीसगढ़ के ऊपर, क्योंकि वहाँ विधानसभा चुनाव है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है वो बताना हमारी जिम्मेदारी है।